Hello students, I am Khalid from Presidency School which is located at New Azimabad Colony, Patna. Okay students, in this video number part 1, I came with a new chapter 3 on the roof, rain on the roof. Okay, rain on the roof for class standard 9 from your book Beehive. So students, I will talk to you about a poem, Rain on the Roof. As we are looking at the name of the title, Rain on the Roof, it means बारिश जो छत पर जो गिरी उससे रिलेटेड ये बारिश है, ठीक है. तो सो आई विल टॉक टू यू अबाउट द पोएट कोट्स केनी हैज़ रिटन दिस पोएम. इन्होंने ये पोएम को लिखा है, कोट्स केनी ने इस पोएम को लिखा है. So as we are looking at the title name, the name of the title के नाम से ही हमको पता चल रहा है कि something is talking about the rain, यानी बारिश के बारे में इसमें बात की जा रही है. Okay students, let's start. First I will recite the poem. सबसे पहले हम लोग पोएम को पढ़ेंगे. मैं पोएम को पढ़ूंगा. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Every tinkle on the shingles has on the echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof. As I listen to the patter of the rain upon the roof, now in memory comes my mother as she used in years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. From dawn to dusk, it is the timing of morning, daybreak time. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. Written by Coates Kinney. Okay students, I have recited the whole poem. हमने सबसे पहले आपका सब पोएम मैंने पढ़ा आपका. ओके तो हम लोग सबसे पहले इसको समझेंगे, समराइज करेंगे. इसका कुछ वर्ड मीनिंग हम लोग पहले समझेंगे, एक एक वर्ड का हम लोग मीनिंग समझेंगे. उसके बाद हम इसका लिटरेरी डिवाइसेस जो हम लोग वो उसको पढ़ेंगे, देखेंगे क्या क्या लिटरेरी डिवाइसेस है. पोएम में इसका एक बहुत बड़ा रोल रहता है लिटरेरी डिवाइसेस का. ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको समझना, लिटरेरी डिवाइसेस को. ओके स्टूडेंट्स, सी कम फ्रॉम द बिगनिंग. व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर. देखिए ह्यूमिड के मतलब होता है यहाँ पे, ह्यूमिड शैडोज के मतलब यहाँ पर ये हो गया मॉइस्चर. ह्यूमिड के मतलब ये होता है मॉइस्चर, जिसको चिपचिपा जिसको कहते हैं, जब पूरी नमी रहती है वातावरण में, इन्वायरमेंट में. यहाँ पे शैडोज, यहाँ पे इसका मतलब हुआ डार्क क्लाउड्स. राइटर ये बता रहे हैं, पोएट ये बता रहे हैं, व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर मीन्स होता है मूव अराउंड, यानी चारों तरफ घूमना. ओके, व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर यानी जब काले बादल चारों तरफ घूम रहे थे, पूरे चारों तरफ. ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स. स्फीयर्स के मतलब यहाँ पे हुआ स्काई फुल ऑफ स्टार्स. स्टारी के मतलब यहाँ पे हुआ स्टार. स्टारी के मतलब यहाँ पे हुआ स्काई फुल ऑफ स्टार्स. ओके तो स्टारी स्फीयर्स कहने का मतलब कि वो जो समय था वो, इसके मतलब ये पता चल रहा है पोएम से कि जो समय है ये रात का समय है. इट इज़ द टाइम ऑफ नाइट. ओके स्टूडेंट्स, ओवरऑल द स्टारी स्फीयर्स यानी पूरे बादल में क्या छाए हुए थे, तारे छाए हुए थे. एंड द मेलेंकली डार्कनेस. मेलेंकली के मतलब होता है सैडनेस. क्या होता है? सैडनेस, यानी जब कोई दुखी रहते उसको कह रहे सैड यानी व्हेन यू आर नॉट हैप्पी. एंड द मेलेंकली डार्कनेस, और ये जो मेलेंकली यहाँ पे एडजेक्टिव है ये और डार्कनेस नाउन है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेलेंकली डार्कनेस यानी जो सैड जो है वो पूरी तरह से एकदम, अंधेरा जो है वो पूरी तरह से एकदम खामोशी छाए हुए है. जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और वो जो बारिश की बूंदें जो है वो बारिश के बारे में बता रहे हैं कि वो जेंटली के मतलब बहुत अच्छे से वो क्या कर रहे हैं कि वो विप यहाँ पर समझ लीजिए कि आपको रोने के इस पे है. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वो जो बारिश की बूंदें जो हैं वो एकदम जेंटली विप्स के तौर पे वो गिर रही है आंसू की तरह. आगे हम बताया था व्हाट अ ब्लिस. ब्लिस के मतलब यहाँ पर होता है हैप्पीनेस, खुशी.
प्रेस द पिलो, यानी ये कितना अच्छा वक्त है, कितना अच्छा समय है। पोएट बता रहे हैं कि ये बारिश, रात में पूरे तारे छाए हुए हैं, बादल आसमान में छाए हुए हैं, और रात के अंधेरों में ये जो बारिश की जो बूंदें गिर रही हैं, तो मेरा ये ऐसा मन कर रहा है कि मैं पिलो को एकदम प्रेस करके क्या करूँ, खुशी से एकदम सो जाऊँ। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर, कॉटेज चैम्बर के मतलब बेडरूम हुआ। कॉटेज चैम्बर मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, बेडरूम हुआ, यानी यहाँ पे पोएट बेडरूम के बारे में बता रहे हैं। कॉटेज चैम्बर, बेड, बेड तो पता ही आपको नाउन है, यानी वो बेड पर समवन ले ऑन इट, यानी जो कोई सोता है उस पर, तो उसको बेड कहा गया, ठीक है। तो बेड के यहाँ पर कॉटेज चैम्बर यहाँ पर रेफर है बेडरूम से। तो राइटर बताते हैं, पोएट यहाँ पर बता रहे हैं कि वो कॉटेज चैम्बर में एकदम सोना चाहते हैं और सो रहे हैं वो। एंड लाई, देखिए लाई के मतलब यहाँ पे ये आपका ओल्ड पोएटिक वर्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेटने का मतलब है। एंड लिसनिंग टू द पैटर, पैटर कहते हैं साउंड ऑफ रेन ड्रॉप को, यानी बारिश की बूंद को क्या कहते हैं, पैटर। ये पैटर कब आपको आवाज़, पानी की जो बूंद जब बरसती है तो आवाज़ कब करेगी, वो आवाज़ कब करेगी, जब वो बारिश की बूंद एल्बेस्टर पे गिरेगा, यानी करकट पे गिरेगा। वो करकट टीन का होगा या फिर वो सीमेंटेड करकट जो होता है, आप देखा होगा, तो उस पर जब वो बारिश की बूंदें गिरती है तो उस पर वो आवाज़ करती है, साउंड हो करती है, तो इसकी एक साउंड वर्ड है, ठीक है, पैटर। इसको तो यहाँ पे पैटर में मतलब हुआ साउंड ऑफ रेन ड्रॉप, यानी बारिश की जो बूंदें जो गिरी उसकी आवाज़ को हम लोग पैटर कहते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टूड। तो हाँ, यहाँ पे आप समझ गए कि पैटर का मतलब क्या होता है, साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स, यानी बारिश की बूंद को। इसके मतलब यहाँ पर ये पता चलता है कि राइटर जहाँ पे लेटे हुए हैं जिस बेड पर, उस बेड के ऊपर जो रूफ है, उनका छत जो है वो एल्बेस्टर का है, ठीक है ना। इससे ये बात पता चलता है। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड, यानी वो इनके ऊपर वो क्या होता है, वो बारिश की बहुत सॉफ्ट रेन जो होती है, यानी धीमे धीमे वो बारिश वो गिर रहा है और वो उसको आवाज़ को सुन रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ेंगे, पहले स्टैंजा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अब नेक्स्ट स्टैंजा के बारे में पढ़ेंगे। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल, देखिए टिंकल के मतलब होता है रिंगिंग ऑफ बेल साउंड, बेल साउंड की को क्या कहते हैं, टिंकल कहते हैं। और शिंगल के मतलब होता है रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स। तो देखिए जैसे ये मान लिया छप्पर का जो घर होता है, तो उस पर ये जो खपड़ाला जो होता है वो सीमेंटेड भी रहता है, तो उस पर इसको इस शेप में वो रहता है, ठीक है, इसको शिंगल कहा गया है, यानी रेक्टेंगुलर, ठीक है स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे वो जो छत का वो जो रूफ जो है वो उसको, उस टाइल्स को, रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स है, लकड़ी का जो टाइल्स है उसको वो क्या कहा गया है, वुडन शिंगल्स का कहा गया है। हैज़ एन इको, इको रिपीटेड साउंड को इको कहा जाता है। इको जो है वो रिपीटेड साउंड है, ठीक है, रिपीटेड साउंड को इको कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। हैज़ एन इको इन द हार्ट, यानी वो क्या कि रिपीटेड साउंड उनके बार बार वो बारिश की आवाज़ जो है वो सुनाई पड़ रही है, और वो किस तरह से, रिंगिंग ऑफ बेल साउंड, यानी बेल के घंटी की आवाज़ की तरह वो सुनाई पड़ रही है। किस पे जब वो पड़ रही, जब वो रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स पे जब वो पड़ रही है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, 1000 ड्रीमी फैंसीज यहाँ पर मतलब यहाँ पर ये हुआ कि उनको हज़ारों सपना आ रहा है, हज़ारों सपना वो देख रहे हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, यहाँ पे बिजी बीइंग यहाँ पे डिनोटेड है ह्यूमन बीइंग के लिए। बिजी बीइंग किसके डिनोटेड है, ह्यूमन बीइंग के, यानी ह्यूमन बीइंग, यानी अब वो ह्यूमन के बारे में कह रहे हैं, इंसान के बारे में कह रहे हैं कि अब यानी ऐसा जो वक्त आता है जब बारिश होती है तो आप बेड पे लेटे रहते हो, आपको अलग अलग सपना आता है, तो उसी सपने के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एंड 1000 रिकलेक्शन, 1000 रिकलेक्शन के मतलब यहाँ पर है मेमोरीज, यानी जो मेमोरीज आपकी जो है, यानी जो आप याददाश्त जो आप सोचते हैं, जो आप पिछला जो सोचते हैं बात को, उसको उसके बारे में यहाँ पे पोएट बताना चाहते हैं। वीव दियर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, देखिए यहाँ पर जो वीव की मतलब आप समझ रहे हैं, जो बुनना होता है। जैसे मान लिया आप यहाँ पर ये धागा है, ये थ्रेड है, इसको जब इस तरह से क्रॉस के मेथड से इसको जो ये किया जाता है, तो धागा जब आपस में, तब वो लूम में क्या होता है, हमको फैब्रिक मिलता है, तो इसको क्रॉस थ्रेड्स कहते हैं, ठीक है। हमको आप समझ रहे हैं, यहाँ पर वूफ के मतलब होता है क्रॉस थ्रेड। तो यहाँ पे थ्रेड का मतलब यहाँ पर ये मतलब नहीं हुआ, यहाँ पे एयर थ्रेड यानी हवा में बुनना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मतलब ये हुआ कि वो जो मौसम है, उस बारिश का जो वक्त है, उस वक्त में क्या हो रहे हैं कि हम लोग हज़ारों सपने बुन रहे हैं, यानी हज़ारों सपने बुन रहे हैं। किसने बुन रहे हैं, तो यहाँ पे बुनना का इस लाइन का मतलब यही हुआ, वीविंग कहते हैं बुनने को। तो वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, यानी वहाँ पे क्रॉस थ्रेड को वूफ कहा जाता है, जो लूमिंग में कपड़े जो फैब्रिक जो बनाने में किया जाता है।
तो अब यहाँ पे 1000 रिकलेक्शन का मतलब मेमोरीज, यानी हम जो अपने सपने को बुन रहे हैं उसके बारे में बताया जा रहा है कि एज आई लिसन टू द पैटर, पैटर मैंने आपको पहले ही बताया कि ये साउंड वर्ड है, यानी उसको आवाज़ को, बारिश की आवाज़ को कहते हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपन द रूफ, ऑफ द रेन अपन द रूफ, यानी जैसे ही मैं बारिश की बूंदों को गिरते हुए देख रहा हूँ। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब ये राइटर अपनी माँ के बारे में बता रहे हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, यानी अब ये राइटर अपने माँ के बारे में बता रहे हैं कि मेरी माँ जब इनको ड्रीमिंग कहानी जब सुनाती थी, एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, अगोन के मतलब यहाँ पे हुआ पास्ट डेज, यानी वो अपने पास्ट डेज के बारे में, इसके मतलब ये पता चल रहा है कि अब उनकी माँ नहीं है, शी वॉज नॉट लाइव। ओके, तो अब वो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, यानी अब वो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि अब वो पास्ट में है। अगोन के मतलब यहाँ पे डिनोटेड बाई पास्ट, यानी कि जब वो पास्ट में उस मेमोरी जो थी, वो ड्रीम जो वो सुनाते थे, उनकी माँ जो सुनाती थी और ये सुनते थे। टू रिगार्ड द डार्लिंग, रिगार्ड के मतलब वहाँ पे इज्जत एहतराम से कहा गया। रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, यानी वहाँ पे माँ इसको डार्लिंग कह के यहाँ पे अपने बेटे को यानी पोएट को कह के वो सपना को सुनाती थी। यहाँ पे डार्लिंग डिनोटेड किया गया है राइटर के लिए, पोएट के लिए। एर, एर के मतलब यहाँ पे एरा आपको पता ही है, ये ओल्ड पोएटिक वर्ड है, इसको मतलब बिफोर होता है। शी लेफ्ट देम टिल द डान, यानी वो कब तक सुनाती थी, जब तक पूरा डे ब्रेक नहीं हो जाए, यानी सुबह नहीं हो जाए, तब तक वो सपने सुनाती रहती थी, इसकी माँ कहानी सुनाती रहती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, और अब उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो उनके सामने है। एज आई लिस्ट, देखिए लिस्ट ये भी क्या है, लिस्ट के मतलब यहाँ पे ओल्ड पोएटिक वर्ड है, इसके मतलब लिसन होता है, सुनना। टू दिस रेफरेन, यानी अब लेकिन अब इसको क्या सुनाई पड़ रहे हैं, पोएट को क्या सुनाई पड़ रहा है, बारिश की बूंदे। रेफ्रेन यहाँ पे वर्ड के मतलब हुआ साउंड ऑफ रेन, विच इज प्लेड अपन द शिंगल्स, शिंगल्स मैंने आपको बता दिया कि वो बारिश की बूंदे कहाँ पे वो गिर रही है, वो शिंगल्स पे गिर रही है। शिंगल के मतलब ही हुआ वो जो वुडन टाइल्स जो था, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। बाय द पैटर ऑफ द रेन, पैटर जो साउंड वर्ड है, ठीक है, यानी बारिश को जो बूंदे जो छप्पर पे गिरती उसको पैटर कहा गया, यानी पटपट की आवाज़ में। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, कुछ आपका हमारे यहाँ पर लिटरेरी डिवाइसेस है। लिटरेरी डिवाइसेस को समझना बहुत ज़रूरी है पोएम के अंदर, ये एग्जामिनेशन में भी आता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पोएम का राइम स्कीम। राइम स्कीम हम लोग सबसे पहले देखेंगे, यानी कौन कौन सा वर्ड राइम हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले राइम, देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे राइम स्कीम। देखिए आप गौर से इसको पहले आप समझ लीजिए। देखिए पहला जो वर्ड है यहाँ पे, लास्ट वर्ड जो है ये ए है, ठीक है, इसको ए कहा गया, ठीक है। उसके हम दूसरे वाले को हमने बी कह दिया, ठीक है, तीसरे वाले को मैंने सी कह दिया। अब हम ये देख रहे हैं कि टीयर्स किससे ये हो रहा है, मैच करें, यानी इसका राइम्स क्या है, बी है, यानी इसके पहले वाले वर्ड से। ये डार्कनेस से नहीं, नेस, आवाज आप देखिए चेंज हो रहा है साउंड वर्ड, और यहाँ स्फेयर्स, टीयर्स, यानी सेम साउंड वर्ड, तो यहाँ पे ये बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी मैच नहीं हो रहा है, इसलिए डी हो जाएगा। फिर ये भी मैच नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। डी किस लिए होगा यहाँ पर, सॉरी डी नहीं, ये ई हो जाएगा। ई किस लिए होगा, क्योंकि ये साउंड वर्ड ओवरहेड, ये किससे मैच हो रहा है, यहाँ पर देखिए लास्ट का हेड, बेड, ये साउंड वर्ड मैच हो रहा है यहाँ पर, राइमिंग साउंड क्या है, बेड, तो ये दोनों क्या हो गया, ई हो गया। यहाँ पर होवर किससे मैच हो रहा है, इसमें होवर किसी से मैच नहीं हो रहा है, यानी ये साउंड वर्ड इस स्टैंजा में, स्टैंजा नंबर 1 में किसी से मैच नहीं हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे किसी से मैच नहीं हो रहा है, इसलिए स्टार्टिंग में है, इसको ए कहा गया। बी यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर मैच हो रहा है, यानी उसका सॉरी राइमिंग वर्ड जो है वो यहाँ पर बी का क्या है, किसके साथ है, टीयर्स के साथ है, तो ये बी यहाँ पे हम लिखा और यहाँ पे भी लिखा। डार्कनेस सी या डार्कनेस, और कोई यहाँ पे साउंड वर्ड नहीं है, यहाँ पे राइमिंग वर्ड नहीं है इसका डार्कनेस का, इसलिए सी यहीं पर एक ही है। और ये डी का भी यहाँ पे राइमिंग दूसरा नहीं है, इसलिए इस स्टैंजा में जो इस पूरे पोयम में जो राइमिंग होगा वो होगा ए बी सी बी डी ई एफ ई। आप देख सकते हैं ए बी सी बी डी ई एफ ई, यानी ये राइमिंग है सब में। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी वैसी शिंगल्स है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इसका जो राइमिंग है। सेकंड स्टैंजा में भी अगर आप देख सकते हैं, ठीक है, आप सेकंड स्टैंजा में भी आप इसको देख सकते हैं। सेकंड स्टैंजा में भी हम लोग देखेंगे तो शिंगल्स ये मैच हो रहा है किससे, किसी से नहीं, यहाँ पर हर्ट है, फैंसीज है, ये बी हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा, और ये जो बी है यानी हर्ट मैच हो रहा है स्टार्ट से,
ठीक है। उसके बाद फिर मेरा डी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा वूफ, और ये वूफ देखिए किससे मैच हो रहा है, रूफ से, तो इसलिए ये ई हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। क्यों एफ होगा, क्योंकि ई के बाद एफ है, ठीक है। तो ये आपका उस तरह से हम यहाँ पे भी देखेंगे, आप थर्ड स्टैंजा में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। थर्ड स्टैंजा में भी हम लोग देखेंगे इसको, सेम साउंड वर्ड को यहाँ पर देखेंगे, ए हो जाएगा ये, और ये हमारा बी हो जाएगा, ये मेरा सी हो जाएगा। सी के बाद हम लोग देखेंगे ये बी, बी क्यों होगा, क्योंकि डान किससे, अगॉन से हो, तो सेम साउंड वर्ड है ए बी सी बी, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे, ये डी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, और ये एफ हो जाएगा, और ये भी ई हो जाएगा, क्योंकि रेफरेन और ई, यानी इस पोयम में जो हमारा राइमिंग वर्ड है वो ए बी सी डी बी ई एफ ई। ओके, अब हम दूसरा जो है हम लोग देखेंगे लिटरेरी डिवाइस को, वो है एलिट्रेशन। ये हमारा हो गया, एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन किसको कहते हैं पहले आप समझिए, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कॉन्सोनेंट साउंड के रिपीटिशन को, सेंटेंस में जो कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट किया जाता है उसको क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। एंड स्टार्ट्स टू और मोर कंसेक्यूटिव वर्ड्स से वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका हमारा ये जो है एलिट्रेशन, ये कौन कौन सा है, ये जो वर्ड हम देख सकते हैं, यहाँ पे ह्यूमिड है और ये होवर है, तो ये जो है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हा साउंड यहाँ पर हो रहा है, हा साउंड इस सेंटेंस में हा साउंड हो रहा है, ये इस लाइन में। दूसरे में यहाँ पे हम देख सकते हैं एस, ये भी कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे भी स्पेयर्स इस लाइन में, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा एस, सा साउंड ये हो रहा है। फिर हम यहाँ में देखेंगे, इसमें नहीं है कोई, यहाँ पे पी है, पी ये जो है ये पी और पी, ये प्रेस और पिल्लो ये है, तो इसे यहाँ पे पी साउंड यहाँ पे हम लोगों को क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा पी साउंड जो है, यानी पा साउंड जो है, यहाँ पर हमारा पा साउंड जो है ये हमारा ये हो रहा है, इसलिए ये एलिट्रेशन हो गया, क्योंकि ये क्या है, स्टार्टिंग क्या है, कॉन्सोनेंट है, और रिपीट यहाँ पे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर नहीं है, अब हम लोग तीसरे सेकंड स्टैंजा में देखेंगे। यहाँ पर सेकंड स्टैंजा में हमारा क्या है, बी है, देखिए बी, बिजी और बिंग, यहाँ पर ये क्या है, बा साउंड रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये देख सकते हैं बिजी और बिंग। यहाँ पे हम लोग इसमें देखेंगे टी एच, ये भी टी एच है, यानी दा साउंड यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे रेन है और रूफ है, यहाँ पे रा साउंड है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे मेमोरी और मदर, यहाँ पे मेरा माँ साउंड रिपीट हो रहा है, यहाँ पे मेरा ये एलिट्रेशन है, ठीक है। क्यों एलिट्रेशन के मतलब ही होगी रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होगा। डार्लिंग यहाँ पे डा साउंड रिपीट हो रहा है, फिर यहाँ पे दा यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एफ, फील ऑफ फाउंड, यहाँ पे फा साउंड रिपीट हो रहा है, ठीक है। पैटर जो है वो साउंड, ये है साउंड वर्ड है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑन मॉपिया, यहाँ पे क्या है, ऑन मॉपिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। यूज ऑफ साउंड वर्ड, साउंड वर्ड को क्या कहते हैं, ऑन मॉपिया कहते हैं। तो यहाँ पे पूरे पोयम में आपको दो ही वर्ड है, यहाँ पे आपको टिंकल और दूसरा जो है आपको मैंने पहले बताया था, यहाँ पे टिंकल ये जो है, और ये आपका पैटर, यहाँ पे ये पैटर है, ये क्या है आपका ऑन मॉपिया। ऑन मॉपिया कहते हैं साउंड वर्ड, यानी साउंड वर्ड क्या है, ठीक है, यानी वो कौन सा साउंड, ये है साउंड वर्ड है वो। पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है गिविंग अ ह्यूमन लाइक क्वालिटी या टू अ नॉन लिविंग थिंग, यानी जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन लाइक बिहेव करते हैं उसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग स्टैंजा 1 में हम लोग डार्कनेस को पर्सोनिफाइड कर रहे हैं। द डार्कनेस किस तरह से पर्सोनिफाइड करें, यहाँ पे हम देखेंगे मेलैंकली डार्कनेस। तो यहाँ पे हमारा ये जो मेलैंकली है ये एडजेक्टिव है और डार्कनेस जो है नाउन है। तो यहाँ पे राइटर ये बता रहे हैं, यहाँ पर डार्कनेस ये क्या है आपका पर्सोनिफाइड किया गया है, डार्कनेस पर्सोनिफाइड किया गया है, यानी यहाँ पे अंधेरा को पर्सोनिफाइड किया गया है। क्या इसका ताल्लुक किससे है, उन लोगों से है जो लोग 1000 रिकलेक्शन मीन्स दूसरा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इनका ताल्लुक जो है, यहाँ पे मेलैंकली डार्कनेस के बारे में बताया जा रहा है कि मेलैंकली डार्कनेस उन लोगों के लिए है जो लोग रात के वक्त अंधेरे में रोते हैं, यानी उन लोगों के लिए यहाँ पर है। तो इसीलिए यहाँ पर डार्कनेस का कनेक्शन लोगों से है, पीपल से है, इसलिए यहाँ पर नॉन लिविंग है डार्कनेस, इसको ह्यूमन क्रिएट किया बताया जाए, इसलिए पर्सोनिफिकेशन हो गया। दूसरा जो हमारा है वो है यहाँ पर हमारा सेकंड स्टैंजा में मेमोरीज है। तो 1000 ड्रीमी फैंसी, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है 1000 रिकलेक्शन, ये 1000 रिकलेक्शन के मतलब ही हो गए, यहाँ पर पर्सोनिफाइड किया जा रहा है मेमोरीज को, यानी याददाश्त को। क्या याददाश्त को यहाँ पर्सोनिफाइड किया जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, यानी मेमोरीज को 1000 रिकलेक्शन के मतलब यहाँ पर ये हो गया कि हज़ारों जो ड्रीमिंग है, जो मेमोरीज है, उसको रिकलेक्ट के बारे में कहने कहा जा रहा है। ट्रांसफर एपिथिड ये क्या है, एडजेक्टिव यूज विथ नाउन। अब नेक्स्ट हमारा ये लिटरेरी डिवाइसेस है ट्रांसफर एपिथिड। इस ट्रांसफर एपिथिड समझिए,
एडजेक्टिव यूज विथ नाउन बट द एडजेक्टिव रिफर्स अनदर नाउन, यानी जब कोई एडजेक्टिव नाउन के तौर पे रिफर किया जाएगा, जब कोई एडजेक्टिव यूज विथ नाउन यानी कोई एडजेक्टिव नाउन के साथ सेंटेंस में रहेगा, लाइन में रहेगा, लेकिन वो एडजेक्टिव जिस नाउन के साथ रहेगा वो उसको रेफर नहीं करेगा, किसी दूसरे नाउन को वो रेफर करेगा सेंटेंस में। यह बात समझ लीजिए, जब कोई एडजेक्टिव नाउन के साथ सेंटेंस में रहेगा, नाउन के बगल में, लेकिन वो उस बगल वाले नाउन को साथ में जो नाउन उसको रेफर नहीं करेगा, किसी और नाउन को वो रेफर करेगा, उसको ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। बात समझिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे मेलैंकली डार्कनेस, पहला स्टैंजा में मेलैंकली डार्कनेस है। यहाँ पे मेलैंकली डार्कनेस जो है, मेलैंकली जो है आपका ये एडजेक्टिव है, विशेषण, डार्कनेस जो है आपका नाउन है। तो यहाँ पे मेलैंकली को किससे रिफर किया जा रहा है, क्योंकि एडजेक्टिव है और डार्कनेस क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि डार्कनेस जो है यानी ये जो नाउन है ये मेलैंकली नहीं है, यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा है, ये रेफर कर रहा है उन लोगों के लिए जो रात के, यानी यहाँ पे जो है एडजेक्टिव, ये जो है, ये जो मेलैंकली जो एडजेक्टिव है ये रेफर, क्योंकि यहाँ पे मेलैंकली के मतलब हमने पहले भी आपको बताया सैड, तो ये एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव डार्कनेस को रेफर नहीं कर रहा है, ये एडजेक्टिव रेफर कर रहा है मेलैंकली उन लोगों को जो लोग रात के अंधेरे में रोते हैं, ठीक है, यानी जो लोग रात के अंधेरे में, बारिश हो रही तो वो घर कैसे जाएंगे, वो रोते हैं, उनको यहाँ पे रेफर किया जा रहा है। समझिएगा। दूसरे स्टैंजा में यहाँ पे आपका है ड्रीमी फैंसीज, यहाँ पे आपका ड्रीमी जो है, ये दूसरे में ड्रीमी फैंसीज, इसको आप देखिए यहाँ पर ड्रीमी फैंसीज में ड्रीमी जो आपका है वो एडजेक्टिव है, फैंसी जो आपका नाउन है। तो यहाँ पे फैंसीज आर नॉट एक्चुअली ड्रीमिंग, यहाँ पे फैंसीज जो है वो ड्रीम नहीं देख रहा है, सपना नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे उनके बारे में बता रहा है, पीपल यानी उन लोगों के बारे में बताया जा रहा है। आपको मैं पहले बता दूं कि ये जो ड्रीमिंग है, ड्रीमी है यानी ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव फैंसीज से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ये इसका कनेक्शन उन लोगों से है जो लोग सपना देखते हैं, उन लोगों के बारे में, सपना देखने के बारे में। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई have talked to you all the stanza, all the stanza of this poem, Rain on the Roof, chapter 3 from your book Beehive. I have also explained it, and I have also explained all literary devices just like rhyme scheme, alliteration, onomatopoeia, personification, transfer epithet. I hope you have understood. So students, take care, bye, have a nice day.